Welcome. The topic now we are talking is CKD, chronic kidney disease. Chronic kidney disease में what we need to see is the one of the most important risk factor is diabetes. Then it can be hypertension, family history, recurrent अगर किसी को UTI होता है तो भी किडनी खराब हो सकता है. अगर किसी का प्री मेच्योर बर्थ हुआ है तो भी CKD होने के चांस होते हैं फ्यूचर में. कैसे? क्योंकि बाई एट बर्थ नॉर्मल डिलीवरी पे किडनी के अंदर अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है. लेकिन अगर किसी का प्री मेच्योर बर्थ होता है तो नेफ्रॉन के नंबर कम होता है, यानी कि नेफ्रॉन का रिजर्व कम होता है एंड फ्यूचर में उस बच्चे को CKD होने की प्रोबेबिलिटी होती है. सो द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर CKD इट इज डायबिटीज. CKD को क्लासीफाई कैसे करते हैं? यू कैन क्लासीफाई बेसिस ऑन टू थिंग्स. वन बेसिस ऑन एल्बुमिन एंड सेकंड इज GFR. तो आपको क्लासिफिकेशन जब भी आप CKD का पेशेंट आएगा ना, आप स्टेजिंग लिखोगे तो आप दो चीज़ें लिखोगे कि बेस्ड ऑन द GFR कौन सा स्टेज चल रहा है और साथ में एल्बुमिन यूरिया का कौन सा स्टेज चल रहा है, A1, A2, A3. एल्बुमिन यूरिया इज लेस देन 30, A1, 30 to 300 A2 और मोर देन 300 इज A3. देन कम्स द GFR. GFR इज मोर देन 90 ml पर मिनट, इट इज स्टेज 1. और जैसे जैसे कम होता जाएगा स्टेजिंग बढ़ती जाएगी. इसको याद कैसे करेंगे हम टेबल को? दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है. You just write down like this: 0, 15, 30, 60, 90. ये तो लिख ही सकते हैं. Now 0 to 14, then 15 to 29, 30 to 59, 60 to 79, and more than 90. So these are the GFR. This is the stage 1. More than GFR is more than 90 ml per minute. It is stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 and stage 5. ये स्टेज 3 जो है इसको हम दो में डिवाइड कर लेते हैं. यहाँ पे बीच में 45 लिख देते हैं. तो इट कैन बी स्टेज 3A अगर GFR इतना है, और अगर इतना है तो 3B. राइट. तो आपको केवल ये नंबर याद रखना है, 0, 15, 30, 60, 90, और इससे हमारा CKD की स्टेजिंग हो जाएगी. राइट. सो जब भी CKD का पेशेंट आएगा आपको स्टेज भी लिखना है प्लस एल्बुमिन यूरिया का स्टेज भी लिखना है, A1, A2, A3. नाउ जब एक्चुअल में CKD की जो स्टेज 2 होती है ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन अपेरेंटली द GFR विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. तब हमें पता लगता है कि GFR कम हो रहा है. स्टेज 1 में तो पता भी नहीं लगता. राइट. स्टेज 2 में पहली बार ऐसा होगा CKD में जब GFR कम हो रहा है. GFR को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव द फॉर्मूला, दैट इज द कॉकक्रॉफ्ट गोल्ड फॉर्मूला. कॉकक्रॉफ्ट गोल्ड फॉर्मूला से वी कैन कैलकुलेट GFR. हाउ द पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट. अगर CKD होगा तो बेसिकली किडनी काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रही है, मीन्स देयर इज डिक्रीज इन द फंक्शनिंग और इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली फॉर अ लॉन्ग टाइम. हाउ द पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट? सो बिकॉज if the kidneys are not working properly there is going to be fluid retention, क्योंकि यूरिन नहीं बन रहा होगा. यूरिन नहीं बनेगा तो फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा. there is going to be fluid retention, और अगर fluid retention होगा it will lead to edema. because of edema there can be weight gain in the patient. in fact कभी कभी the fluid load is so much, the fluid retention is so much, it can lead to pulmonary edema. Because of CKD there will be increase in the blood pressure. क्योंकि CKD हो रहा है तो ना यूरिया जो है बाहर नहीं निकलेगा तो देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन द नाइट्रोजन दैट इज कॉल्ड एज एजोटेमिया. तो एजोटेमिया के सिम्टम आएंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड में नाइट्रोजन बनने लग गया, क्योंकि यूरिया बाहर नहीं निकल रहा है. यूरिया बाहर नहीं निकलेगा तो ब्लड के अंदर रहेगा, बढ़ेगा. उसकी वजह से क्या सिम्टम आएंगे? द पेशेंट कैन हैव नोजिया, वॉमिटिंग, ही बिकम रेस्टलेस, the patient can have the pericarditis. Even sometimes the patient can go into uremic encephalopathy. So these are the signs of azotemia that can be there. Because of CKD the patient can have impotency. CKD में because kidneys अच्छे से काम नहीं कर रही है तो the kidney enzymes are also not working. हमें पता है कि किडनी में एक एंजाइम मिलता है, दैट इज 1-alpha हाइड्रोक्सिलेज. 1-alpha हाइड्रोक्सिलेज का काम होता है विटामिन D बनवाना.
विटामिन डी सिंथेसिस, इनफैक्ट विटामिन डी सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अब क्योंकि पेशेंट को सीकेडी हो रखा है तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज काम नहीं करेगा तो विटामिन डी नहीं बनेगा। अगर विटामिन डी नहीं बनेगा, देयर इज डिक्रीज इन द एक्टिव विटामिन डी, दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द सीरम कैल्शियम, कैल्शियम कम हो जाएगा। और जैसे ही सीरम कैल्शियम कम होता है ये स्टिमुलेशन पहुंचता है पैराथायरॉयड ग्लैंड के पास। मतलब कि ब्लड में जैसे कैल्शियम कम हुआ तो पैराथायरॉयड ग्लैंड को पता लग जाएगा। एंड वी अंडरस्टूड, हमने एंडोक्राइन में पढ़ा है कि कैल्शियम और पैराथायरॉयड ग्लैंड आर फ्रेंड्स। जैसे कैल्शियम कम होता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा, देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ेगा। ये पैराथायरॉयड हार्मोन जाके इट इज गोइंग टू एक्टिवेट ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा जिससे बोन की कटिंग होगी और कैल्शियम बाहर आना चालू होगा। आप देखो प्रॉब्लम तो किडनी में है, प्रॉब्लम किडनी में है और अल्टीमेटली कटिंग किसकी हो रही है, बोन की कटिंग हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, कॉल्ड एज रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी कि प्रॉब्लम तो किडनी में है और अल्टीमेटली बोन की कटिंग हो रही है। और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में भी सबसे ज्यादा रिजॉर्प्शन कहाँ होता है, सब पेरियोस्टियल एरिया में। सो देयर इज गोइंग टू बी रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, देयर इज गोइंग टू बी सब पेरियोस्टियल रिजॉर्प्शन। जो बोन के ऊपर जो कवर होता है सब पेरियोस्टियम, उसके अंदर से देयर इज गोइंग टू बी रिजॉर्प्शन दैट इज गोइंग टू हैपन। इफ यू डू द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू सी कि दिस इज कॉल्ड एज हाफ एंड हाफ नेल साइन। देखो आधा कलर अलग दिख रहा है नेल्स में, यू कैन सी आधा कलर अलग है और आधा कलर अलग दिख रहा है, दिस इज हाफ एंड हाफ नेल साइन। दैट इज गोइंग टू बी देयर। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशन, इन पेशेंट्स के अंदर वी आर गोइंग टू हैव इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, समटाइम्स वी कैन हैव इंक्रीज इन द ब्लड शुगर ऑल्सो। अगर सीकेडी वाला, क्योंकि सीकेडी का मोस्ट कॉमन कोज होता है डायबिटीज, अगर सीकेडी वाले पेशेंट का ब्लड शुगर ज़्यादा है तो इन द ट्रीटमेंट यू हैव टू गिव इंसुलिन। क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से वेन एवर देर इज नेफ्रोपैथी इज ऑलरेडी सेटल्ड, डायबिटीज़ की वजह से मान लीजिए सीकेडी हो चुका है तो हम उसके ट्रीटमेंट में वी डोंट प्रिफर द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, देन वी ट्राई टू स्विच ऑन द इंसुलिन। लेकिन जिन पेशेंट्स को सीकेडी हो रखा होता है ना तो उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होती है। सो वट एवर इज द कैलकुलेटेड डोज ऑफ इंसुलिन वी जस्ट गिव 80% ऑफ दैट, अदरवाइज द पेशेंट कैन गो इनटू हाइपोग्लाइसेमिया। मतलब कि कहने की बात यह है कि अगर मान लीजिए सीकेडी वाला पेशेंट का ब्लड शुगर ज़्यादा है एंड फॉर ब्लड शुगर यू आर प्लानिंग टू गिव इंसुलिन, अगर आप इंसुलिन देने का सोच रहे हो फॉर द ट्रीटमेंट, देन जस्ट गिव 80% ऑफ द रिक्वायर्ड डोज, 80% ऑफ रिक्वायर्ड डोज। नहीं तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है सीकेडी वाला, क्योंकि इंसुलिन, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है तो इंसुलिन की हाफ लाइफ बढ़ जाती है, इंसुलिन बाहर ही नहीं निकलेगा, इंसुलिन ज़्यादा देर तक काम करेगा, इसलिए इनको 80% ऑफ द रिक्वायर्ड डोज ही देना चाहिए। इन पेशेंट में देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द सीरम क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो सकता है। टू डिक्रीज द प्रोटीन यूरिया वी कैन गिव रास इनिबिटर्स। देन इन पेशेंट्स के अंदर देर कैन बी डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्यों कम हो सकता है, वाई देर इज एनीमिया इन द सीकेडी पेशेंट, क्योंकि आपने पता होगा फिजियो में पढ़ा होगा किडनी के अंदर एक हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोएटिन, वो जाके बोन मेरे को स्टिमुलेट करता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो अगर सीकेडी हो गया तो इरिथ्रोपोएटिन कम हो जाएगा, इरिथ्रोपोएटिन कम होगा तो देर देर विल बी एनीमिया। अब इस पेशेंट को हम ठीक कैसे करेंगे, अगर सीकेडी इंड्यूस्ड एरिथमिया है तो सबसे पहले उसके आयरन लेवल को स्टोर कर देना है, आयरन लेवल को रीस्टोर कर लेना है कि आयरन उसके अंदर पूरा है। देन यू गिव द इंजेक्शन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन, will give the erythropoietin agents. So whenever there is a patient of CKD तो CKD के अंदर erythropoietin की कमी हो जाती है, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। लेकिन जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं ना, जब इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो पहले हम उसके आयरन स्टोर को देख लेते हैं कि आयरन स्टोर जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, और उसके बाद इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगाते हैं। देन हमने पढ़ा कि सीकेडी वाले पेशेंट में सीरम कैल्शियम कम हो जाता है एंड किडनी का काम होता है फॉस्फेट को बाहर फेंकना, लेकिन यहाँ तो किडनी काम नहीं कर रही तो फॉस्फेट बढ़ जाता है। इसको कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि इन पेशेंट में कैल्शियम कम होता है तो कैल्शियम को ठीक करने के लिए वी विल गिव द कैल्सीमिमेटिक ड्रग, कैल्सीमिमेटिक ड्रग टू इंक्रीज द सीरम कैल्शियम, to increase serum calcium we'll give the calcimimetic drugs such as sinacalcet. We are going to give the sinacalcet that is going to increase the serum calcium.
Then to decrease the phosphate, we will give the phosphate binders. The phosphate binders such as sevalimer, we'll give the sevalimer or lanthanum carbonate. These are the phosphate binders that we can give. Generally हम use करते हैं sevalimer. So to increase the calcium, we'll give Signacalcet, and to decrease the phosphate, we will give the phosphate binders such as sevalimer. इन पेशेंट्स के अंदर विटामिन D3 भी कम होता है, so for the treatment we are going to give vitamin D also, vitamin D supplements in the management of CKD. Then इन पेशेंट्स के अंदर हमारा किडनी का काम होता है एसिड को बाहर फेंकना, पोटेशियम को बाहर फेंकना. तो जिन लोगों को CKD होता है उनके अंदर पोटेशियम बढ़ सकता है. अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ आ रहा है, द ट्रीटमेंट दैट यू आर गोइंग टू गिव, एक तो उनको बोलना है कि पोटेशियम कम खाना है, डिक्रीज intake of the potassium, and then what we can give is we can give the potassium binders such as petiromer or zirconium. That is the potassium binder that we can give. अगर CKD वाले पेशेंट को एक्यूट हाइपरकैलेमिया हो जाए, एकदम से पोटेशियम लेवल बहुत बढ़ जाए, तो we have discussed about this in the ECG section of the cardiology also, कि अगर पोटेशियम बहुत बढ़ता है, if the potassium is more than 5.5, there are certain changes on the ECG that you can see. In the ECG, you are going to have the tall tinted T waves. There is going to be flat P wave, wide QRS, and sine wave pattern. These are the various changes that you can see if the potassium increases. तो अगर पोटेशियम बहुत बढ़ता है तो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर अरिथमिया एंड वी कैन लूज द पेशेंट. सो जब भी पेशेंट को व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द पोटेशियम, वी हैव टू रेस्पॉन्ड इमीडिएटली. हमको इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करना होगा. वी नीड टू रेस्पॉन्ड इमीडिएटली फॉर एक्यूट हाइपरकैलेमिया. अब क्योंकि हाइपरकैलेमिया में हमें डायरेक्ट पोटेशियम से प्रॉब्लम नहीं है, पोटेशियम इंक्रीज होने से कार्डियोमायोसाइट अनस्टेबलाइज होकर वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो जाता है. तो इसका जब हम ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूट हाइपरकैलेमिया का, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज यू विल गिव इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट. ये कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ना, ये पोटेशियम को कम नहीं करता, ये केवल कार्डियोमायोसाइट को स्टेबलाइज करता है सो दैट द पेशेंट को अरिथमिया नहीं होगा. सो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज टू स्टेबलाइज कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट को स्टेबलाइज करेगा, राइट. देन यू आर गोइंग टू गिव द इंजेक्शन इंसुलिन. इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे क्योंकि इंसुलिन और पोटेशियम तो दुश्मन है. जैसे इंसुलिन आएगा पोटेशियम भाग जाएगा, कम हो जाएगा. सो यू गिव इंसुलिन, बट इंसुलिन के साथ में यू नीड टू गिव डेक्सट्रोज ऑल्सो. एंड फार्मा से क्वेश्चन आता है, इंसुलिन इज द फास्टेस्ट वे टू डिक्रीज द पोटेशियम. Fastest way to decrease potassium is insulin. The third thing that you are going to give, you can give furosemide, so that urine output बढ़ेगा और उसके साथ में पोटेशियम भी बाहर निकल जाएगा, राइट. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज अ पेशेंट ऑफ CKD. एक बार वापस देख लेते हैं. अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है तो इंसुलिन देना है, लेकिन कितना देना है? 80% ऑफ द टोटल रिक्वायर्ड डोज. देन if the creatinine is more and the proteinuria is happening, we can give a RAS inhibitor. Then if the hemoglobin is less, क्यों हीमोग्लोबिन कम होता है? क्योंकि किडनी से एक हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोइटिन, और CKD वाले पेशेंट में इरिथ्रोपोइटिन कम हो जाता है, तो फिर हीमोग्लोबिन कम बनता है. तो इसके लिए क्या करना है? पहले इरिथ्रोपोइटिन चालू करने से पहले यू हैव टू गिव आयरन. आयरन स्टोर को रिप्लेनिश कर लो और उसके बाद में देन यू विल गिव द इरिथ्रोपोइटिन. देन इन पेशेंट्स के अंदर CKD वाले पेशेंट में कैल्शियम कम होता है, सो यू विल गिव सिनाकैल्सिट. फॉस्फेट ज़्यादा होता है तो फॉस्फेट बाइंडर देना है, जैसे कि सेवालिमर. विटामिन D कम होता है तो विटामिन D सप्लीमेंट देने. देन अगर फॉस्फेट ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है, तो पोटेशियम बाइंडर्स दे सकते हैं, पेटिरोमर, जिरकोनियम. एंड वी हैव टू टेल द पेशेंट टू ईट लेस पोटेशियम इन द डाइट, राइट. दिस इज हाउ वी मैनेज अ पेशेंट ऑफ CKD. द लास्ट रिसोर्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ CKD इज डायलिसिस. अब CKD वाले पेशेंट में हम डायलिसिस कब करेंगे, या फिर ओवरऑल डायलिसिस के क्या इंडिकेशन है?
the indication for dialysis, the mnemonic is AEIOU. The mnemonic is AEIOU. See, A is if there is acidosis, severe acidosis. अगर ब्लड का pH लेस देन 7.1 है, देन गो फॉर डायलिसिस. बिकॉज कैसे, हमारे किडनी का काम होता है एसिड को बाहर फेंकना. अगर किडनी काम नहीं कर रही तो एसिड बाहर नहीं जाएगा, H+ अंदर बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो एसिडोसिस हो जाएगा, सीवियर एसिडोसिस हो जाएगा. एंड इफ द सीवियर एसिडोसिस देयर, the pH is less than 7.1, go for dialysis. Then E, if there is electrolyte imbalance. इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, जैसे कि पोटेशियम बढ़ गया, लेकिन आपने उसको इंसुलिन से ठीक करने की कोशिश की लेकिन ठीक नहीं हो रहा. इफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इज देयर एंड विच इज रिफ्रैक्टरी, ठीक ही नहीं हो रहा है, गो फॉर डायलिसिस. देन इफ देयर इज इंटॉक्सिकेशन, इफ देयर आर सेवरल इंटॉक्सिकेशन, टॉक्सिक सब्सटेंस, समटाइम द पॉइजनिंग हैपेंस, तो हम डायलिसिस करके उनको निकाल सकते हैं. देन इफ देयर इज ओवरलोड, ओवरलोड मीन्स फ्लूइड ओवरलोड, क्योंकि सीकेडी वाले पेशेंट में यूरिन नहीं बन रहा तो फ्लूइड बाहर नहीं जाता, तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है. फ्लूइड ओवरलोड से पेशेंट को पल्मोनरी एडेमा हो सकता है. इफ दैट इज देयर, द पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ, गो फॉर डायलिसिस. देन इफ देयर इज यूरेमिक सिम्टम्स, मीन्स यूरेमिक एनकेफेलोपैथी. So these things are there, go for dialysis, go for dialysis, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिकेशन क्या क्या डायलिसिस के, इट इज AEIOU. देखिए कैसे याद रखना है इसको, बहुत सिंपल है. हमारी किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी का फंक्शन है एसिड को बाहर फेंकना, पोटेशियम को बाहर फेंकना एंड फ्लूइड को बाहर फेंकना. अगर ये काम किडनी नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिड बढ़ सकता है, एसिडोसिस हो गया, हाइपरकैलेमिया हो रहा है या फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, ये सब हो रहा है. और इसी वजह से द पेशेंट इज हैविंग सीवियर प्रॉब्लम, जैसे कि एसिडोसिस मीन्स लेस देन 7.1 pH हो गया, हाइपरकैलेमिया है जो ड्रग से ठीक ही नहीं हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन इतना हो गया कि पल्मोनरी एडेमा हो रहा है, देन गो फॉर डायलिसिस. देयर आर सर्टेन इंटॉक्सिकेशंस, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं उनको बॉडी से निकालने के लिए भी डायलिसिस कर सकते हैं. एंड फॉर यूरेमिक एनसेफेलोपैथी, अगर यूरिया इतना बढ़ गया है कि दैट इज हैम्परिंग द ब्रेन पेरेन्काइमल फंक्शन, यूरेमिक एनकेफ में जा रहा है पेशेंट, गो फॉर डायलिसिस. दीज आर द इंडिकेशन. अब हीमोडायलिसिस करते कैसे, हाउ वी डू हीमोडायलिसिस. तो हीमोडायलिसिस करने के लिए वी रिक्वायर द एवी फिस्टुला. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवी फिस्टुला. देखिए हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल हियर इज द रेडियल आर्टरी, दिस इज द रेडियल आर्टरी एंड द ब्लड इज फ्लोइंग लाइक दिस, रेडियल आर्टरी, एंड हियर इज द सिफेलिक वेन, द सिफेलिक वेन. तो हम क्या करते हैं, आर्टरी को वेन से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वेन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाए. बाकी ओवरऑल तो क्या होता है, वेन के अंदर बहुत स्लो ब्लड आता है, कम ब्लड आता है. तो हम क्या करते हैं कि रेडियल आर्टरी को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं सिफेलिक वेन से, इस जगह पे फिस्टुला बना देते हैं. यहाँ पे रेडियल आर्टरी को, हियर इज द रेडियल आर्टरी, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं सिफेलिक वेन से. अब उसकी वजह से क्या होगा, रेडियल आर्टरी में जो ब्लड आएगा वो डायरेक्ट सिफेलिक वेन में आने लग जाएगा, बहुत सारा ब्लड आएगा. अब सिफेलिक वेन में बहुत ब्लड आएगा, देन यू कैन ईजिली पंक्चर अ कैनुला हियर. सिफेलिक वेन में एक कैनुला लगाया एंड दिस कैनुला से जो ब्लड निकलेगा ये जाएगा डायलिसिस मशीन में, डायलिसिस मशीन में जाएगा. डायलिसिस मशीन से फिल्टर होके, ये इज द डायलिसिस मशीन फॉर एग्जांपल, ये फिल्टर होके वापस से हम यहाँ कैनुला लगाएंगे जिससे ये ब्लड वापस अंदर चला जाएगा एंड यहाँ पे सारा फिल्टर हो जाएगा. तो डायलिसिस का काम ये होता है कि बेसिकली किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही तो वो गंदगी हम फिल्टर कर लेते हैं बाहर एक फिल्टर लगा के, तो वेन से ब्लड निकालते सिफेलिक वेन से और वापस सिफेलिक वेन में ही डाल देंगे, राइट, और बीच में उसको डायलिसिस मशीन से कनेक्ट कर देंगे. अब एवी फिस्टुला इसलिए बनाया कि ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाए. तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, बेसिकली वेन के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाए तो उसको आर्टरी से कनेक्ट कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज आर्टीरियलाइजेशन ऑफ द वेन. एवी फिस्टुला क्या करता है, तो आर्टीरियलाइजेशन ऑफ द वेन कर देता है. देन हाउ द डायलिसिस मशीन इज वर्किंग, डायलिसिस की मशीन कैसे काम करती है, तो देखिए कुछ इस तरीके से. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द पेशेंट हैंड लाइक दिस, इट इज गोइंग टू एंटर इन द डायलिसिस मशीन, डायलिसिस मशीन के अंदर घुसेगा एंड हियर वी आर हैविंग अ लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज डाइसाइलाइजर और डाइसाइलेट. द डाइसाइलेट इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग फ्रॉम दिस चैम्बर टू दिस चैम्बर, ये इस चैम्बर से इस चैम्बर में आ रहा होता है एंड द ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड इन बिटवीन देयर इज अ फिल्टर मेम्ब्रेन, देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज देयर. इन दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो जो ब्लड के अंदर जो भी गंदगी होगी, व्हाटएवर गंदगी इज देयर, व्हाटएवर इज डर्ट इज देयर, यूरिया इज देयर, व्हाटएवर द एक्सक्रीट आर देयर,
ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर आएंगे बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इस डाइसाइलेट के फ्लो के साथ वो दूसरे कंटेनर में चले जाएंगे, उस वाले कंटेनर में चले जाएंगे, राइट। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डायलिसिस मशीन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम समझा रखा है कि डाइसाइलेट जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ब्लड उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ब्लड के अंदर जो गंदगी है दैट इज गोइंग टू गो इन दिस डाइसाइलेट, और डाइसाइलेट के फ्लो के साथ वो बाहर निकल जाएगी, राइट। दिस इज हाउ द डायलिसिस मशीन वर्क्स। जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम तक डायलिसिस पे रहना पड़ता है, जिनका बहुत लंबे टाइम से हीमोडायलिसिस चल रहा है, उनकी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन क्रॉनिक हीमोडायलिसिस इज गोइंग टू बी सीवीएम, सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट। और क्योंकि क्या होता है कि जब हम डायलिसिस करते हैं ना, तो ये डाइसाइलेट जो होता है, ये जो फ्लूइड होता है, इसके अंदर बहुत सारा एल्यूमिनियम होता है। ये एल्यूमिनियम ब्लड के अंदर जा सकता है, ऐसा नहीं कि केवल गंदगी इधर आ सकती है, इस डाइसाइलेट के अंदर एल्यूमिनियम बहुत होता है, ये एल्यूमिनियम ब्लड में चला जाता है। तो जिनका बहुत लंबे टाइम से डायलिसिस चल रहा होता है, उनके अंदर एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्रॉनिक हीमोडायलिसिस करेंगे, एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, दैट विल लीड टू ऑस्टियोमलेशिया, देयर इज गोइंग टू बी सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन, बोन्स खराब हो जाएंगे, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम सीकेडी। तो एक बार सीकेडी को समराइज कर लेते हैं हम। सीकेडी में सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेजिंग, द मोस्ट कॉमन कॉज डायबिटीज। स्टेजिंग में हमें दो तरीके से स्टेजिंग करनी है, एक जीएफआर से करनी है और एक एल्बुमिन यूरिया से करनी है। जीएफआर के लिए हमने कुछ इस तरीके से याद करने का तरीका बनाया था, 0, 15, 30, 60, 90, राइट। अब यहीं पे इसके आगे आप स्टेज लिख सकते हो, उल्टी डायरेक्शन में लिखना है, स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4 and 5. These are the GFR. GFR is ml per minute. If the GFR is 0 to 14, 15 to 29, 30 to 59, 60 to 79, 89 and more than 90. ये तो GFR के बेसिस पे स्टेजिंग हो गई। फिर हमने पढ़ा था एल्बुमिन यूरिया के बेसिस पे भी करनी है। एल्बुमिन यूरिया के बेसिस पे हमने 3 स्टेजिंग पढ़ी, A1, A2, A3। एल्बुमिन कितना आ रहा है यूरिन में, लेस देन 30, 30 to 300 और मोर देन 300। देन वी हैव डिस्कस्ड कि सीकेडी वाला पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कैसे करता है, सीकेडी वाला पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि इन सीकेडी पेशेंट देयर इज गोइंग टू बी फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि फ्लूइड बाहर नहीं जा पा रहा तो इडेमा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नाइट्रोजन्स एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे, यूरिया एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन बढ़ेगा, उसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस भी हो सकता है। क्यों? यूरिया के क्रिस्टल्स हार्ट के पेरिकार्डियम में जमा हो जाते हैं, उससे दैट इज गोइंग टू बी हार्ड, द पेरिकार्डियम बिकम्स हार्ड, दैट इज पेरिकार्डिटिस। यूरेमिक एनसेफ भी हो सकता है। सीकेडी वाले पेशेंट में विटामिन डी कम बनता है, उससे कैल्शियम कम हो जाता है, कैल्शियम कम होगा तो ये सिग्नल जाएगा पैराथायरॉयड को, और पैराथायरॉयड ज़्यादा पैराथार्मोन निकाल के बोन की कटिंग करके कैल्शियम निकालेगा, दैट इज रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, राइट। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में यू कैन हैव हाफ एंड हाफ नील साइन। देन वी हैव डिस्कस कि सीकेडी वाले पेशेंट में अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो कितना इंसुलिन देना है, रिक्वायर्ड डोज का 80%। देन प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो रास इनहिबिटर देना है, अगर कैल्शियम कम है तो सीना कैल्साइट देना है, फॉस्फेट ज़्यादा है तो फॉस्फेट बाइंडर देने हैं जैसे कि सेवालिमर। देन विटामिन डी के सप्लीमेंट देना है, अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम बाइंडर्स दे सकते हैं जैसे कि पेट्रोमर, जिरकोनियम। देन वी हैव डिस्कस द इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, AEIOU। किडनी के 3 काम बता दीजिए, 3 चीज़ों को बाहर फेंकना है, एसिड, पोटेशियम एंड फ्लूइड। अगर सीकेडी हो गया तो ये तीनों बाहर नहीं जाएंगे और अंदर बढ़ेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डायलिसिस करके निकाल दो। बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, H+ बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडोसिस, K+ बढ़ेगा तो हाइपरकैलेमिया, एंड फ्लूइड बढ़ेगा तो फ्लूइड ओवरलोड, दैट इज पल्मोनरी एडेमा। अगर ऐसा सब हो रहा है, गो फॉर डायलिसिस। व्हाट आर द 2 अदर इंडिकेशन? यस, इट कैन बी यूरेमिक एनकेफेलोपैथी और इंटॉक्सिकेशन। गो फॉर डायलिसिस। डायलिसिस के लिए कैसे करना है कि रेडियल आर्टरी को सिफेलिक वेन से कनेक्ट कर देना है, मीन्स सिफेलिक वेन का आर्टेरियलाइजेशन करना है, तो इधर से ब्लड निकालेंगे, डायलिसिस मशीन में जाएगा, वो गंदगी को फिल्टर करेगा और फिर ब्लड को वापस हम इसमें डाल देंगे, राइट। दैट इज हाउ इट वर्क्स। और ये डाइसाइलेट होता है, इसके अंदर बहुत एल्यूमिनियम होता है, ये एल्यूमिनियम थोड़ा बहुत ब्लड में आ जाता है और उसकी वजह से बोन्स खराब हो सकती है। लंबे टाइम तक अगर डायलिसिस करेंगे बोन्स खराब हो सकती है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट सीकेडी। थैंक यू।